क्लास शुरू आज फिर। क्या पढ़ रहे थे हम, कुछ याद है किसी को? किलकेरिया सल्फ खत्म नहीं हुई थी अभी तक? ओहो, क्या किया जाए फिर आज उसको? खत्म करना चाहिए उसको। चोकिंग का मतलब बता रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी बता चुके। और ऑब्स्टिनेट होर्सनेस भी बता दिया था। जो पुराना गला बैठा हुआ है मुस्तकिल तकरीबन है। ये सब बीमारियां पाई जाती हैं जो सांस की नाली की, हड्डियों की, हर किस्म की बीमारियां इसमें हैं। सल्फर की भी इलामतें हैं, किलकेरिया की भी हैं, मगर असल तो पहचान है मरीज की अगर पहचान हो जाए तो फिर है आसान हो जाता है मामला, वरना कंफ्यूजन है। अब इन बातों से आपको किस तरह याद आएगा कि ये क्या चीज़ है? अब सब जगह डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये दवा से कई क्रॉनिक केसेस फलां चीज़ के ठीक हो गए, फलां चीज़ के ठीक हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे किस तरह यहाँ तक, ये सारी है असल बहस। मेरा तरीक़ तो यह है कि वो दवाएं जो बुनियादी मरकज़ी हैसियत रखती हैं उनको खूब अच्छी तरह पहचान लिया जाए। सल्फ़र की इलामतें वाज़ेह होंगी, किलकेरिया की इलामतें बड़ी वाज़ेह हैं, उसके मरीज़ की शनाख्त बड़ी आसान है। इसी तरह वो जो सिंगल रेमेडीज़ हैं उनको, उनके मिजाज को अच्छी तरह पहचानने, कार्बन का क्या मिजाज है, किलकेरिया का क्या है, सल्फ़र का क्या है, तो अक्सर इलाज उन्हीं से शुरू होने चाहिए। उनमें मरीज साफ पहचाना जाता है। फिर जहाँ इश्तबा पैदा हो जाए या इलाज ठीक ना काम करे, वहाँ उनके कंपाउंड्स, यानी किलकेरिया अगर आपको बुनियादी दिखाई देता है तो फिर किलकेरिया आर्स है, किलकेरिया कार्ब है, और किलकेरिया कार्ब तो है ही, किलकेरिया सल्फ है। तो फिर उनके कंपाउंड्स की तरफ जाया जाए तो ये इम्कान है कि वो इलामतें उसमें नज़र आएँ। मसलन दमे का इलाज किलकेरिया कार्ब में भी है, इसमें भी दमे का लिखा हुआ है। तो अगर किलकेरिया कार्ब की इलामतें मौजूद हैं और वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में फिर किलकेरिया सल्फ की तरफ तवज्जो जानी चाहिए। लेकिन है बहुत डीप एक्टिंग। हिप जॉइंट्स डिजीज होती है बाजों को, दाएं या बाएं हिप में, और क्रॉनिक में बड़ी मुश्किल पाई जाती है। आजकल यहाँ यूरोप में भी काफ़ी पाई जाती है। वो उसमें भी किलकेरिया सल्फ को एक अच्छा मकाम दिया गया है कि बहुत गहरा असर करने वाली है। मगर मुश्किल सारी यही है कि इस तक पहुँचेंगे कैसे। हिप जॉइंट्स में तो बहुत सी दवाएं नज़र आ जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक अमूमी मशवरा दे रहा हूँ कि असल तरीक़ यही है कि बुनियादी मरकज़ी दवाओं की पहचान खूब कर लें, बार बार पढ़ें, उनके इम्तियाजी निशान समझ लें, और फिर जो उनसे बचती है चीज़ छलक कर दूसरी दवाओं में जाएगी, उनमें उन्हीं दवाओं के जो कम्बिनेशंस हैं, कंपाउंड्स, उन पर गौर करना चाहिए। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के मतलब भी लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे केसेस जो किसी दूसरी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनमें किलकेरिया सल्फ ने अल्लाह के फजल के साथ शिफा दे दी। और इलामत सिर्फ ये लिखी है कि चिल बिगिंस फ्रॉम द फीट। अब सर्दी पाँव से शुरू होती है
اکثر دواؤں میں سردی پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اکثر بیماروں میں سردی پاؤں سے شروع ہوتی ہے. تو اب یہ علامت تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو اس کو کلکیریا کا سلف کی طرف آپ کو لے جائے. ہاں یہ ہے کہ بعض کانٹرا انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں. اگر سردی واضح طور پر سر سے شروع ہو یا چھاتی سے شروع ہو تو اس وقت آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کلکیریا سلف پہ اور کی ضرورت نہیں. تو ان عام علامتوں کو بھی یاد تو رکھنا چاہیے، مگر تمیز کے لیے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اب سورائنم کی دوا لکھا ہوا ہے سورائسس کی، بہت اچھی بات ہے. سورائسس بڑا مشکل ہے، لیکن آگے طریقہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے پہچاننے کا؟ when the symptoms agree. اور سورائسس کی سمٹمز کس طرح اگری کریں گی؟ ایک ہی ہوتی ہیں سب کی. وہ سورائسس جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ وہ جو جلد موٹی ہو کر اوپر گلابی سے رنگ کے کھرنڈ سے آتے ہیں، بڑے وہ خوفناک دکھائی دینے والے، اور وہ اس طرح ابلتے ہیں جیسے اندر سے خمیر اٹھ رہا ہو، اور جوڑوں پر، یہاں پاؤں پر، ہاتھوں پر، پھر سارے جسم پہ، چہرے پہ نکل آتے ہیں. اور ان کو یہ عام طور پر یہ ریڈیشن سے، جو الٹرا وائلٹ ریز کی ریڈیشن دیتے ہیں، اور بڑا مشکل علاج ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض پرانے مریضوں نے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تجربے کے لیے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. بعضوں میں ہوئی ہے، مثلا سورائنم اور سلفر باری باری دینے میں. تو علامتیں کوئی بھی ایسی نہیں ہیں سورائسس کی جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ امتیازی ہیں. اس لیے ڈاکٹر اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کتاب لکھنے والے کہتے ہیں اگر علامتیں اگری کریں گی تو پھر یہ شفا دے گی. وہ علامتیں کون سی ہیں جو اگری کریں؟ کس طرح پہچانو؟ اصل سردردی تو یہ ہے. اس لیے سورائسس میں بھی اکثر تو ٹامک ٹوئیاں علاج ہے. آپ کو بعض بڑی بڑی دواؤں میں جن میں سورائسس کی کیور کے زیادہ امکانات ہیں ان میں آپ کو زیادہ مطالعہ رکھنا چاہیے سورائسس کی خاطر. اور ان کے دواؤں کے مزاج کے فرق سے اگر مریض کے مزاج کا فرق پہچان لیں تو وہ علامت ہے جو سورائسس کے لیے مددگار ہوگی. سورائسس کے اندر اپنی ذات میں کوئی امتیازی بات نہیں ہے، سب کا سورائسس ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے سورائسس سے باہر تو مدد مل سکتی ہے مریض کے مزاج کے اندر غور کر کے، لیکن سورائسس میں ویسے مشکل ہے. ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں. سورائسس کے بعض کیسز اب میں نے دیکھے ہیں جن میں بہت اچھی رسپانس ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. جتنے میرے علم میں ہیں مریض، ان میں سورائسس نے زندگی کا ساتھ دیا ہے پورا. لیکن یہ فرق ہے کہ برے حال میں زندگی گزری کہ اچھے حال میں اچھی ہومیوپیتھی اگر ہو تو بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ وہ اندر اتر کے گہری بیماریاں پیدا نہیں کرتا، کیونکہ یہ بیماری ایسی خطرناک ہے، اگر اس کو سپریس کیا جائے تو پھر بہت اور تکلیف دہ بیماریاں پیدا کر دیتا. ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، لیٹ ہوئے کوئی حرج نہیں. آپ کا مائکرو فون آپ کے انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں آگے ہو جائیں. بے شک ہم نے کلکیریا سلف ختم کر دیا ہے. ہیپر سلف پڑھا دیا آپ کو میں نے؟ اچھا، میں نے یہ تو بتایا تھا کہ یہ کلکیریا اور سلف ہی ہے. یہ اصل میں کیلشیم اور سلفر سے مل کر کلکیریا سلف بھی بنتا ہے اور ہیپر سلف بھی. صرف فرق یہ ہے کہ اس میں کتنے وہ ہیں آکسیجن کے ذرات اور ہائیڈروجن ہے کہ نہیں ہے. یہی ہوا تھا نا اس دن، چیک کیا تھا آپ نے؟ سلفائڈ جو ہے، ایک تو میں نے کہا تھا نا، سلفائڈ میں تو ہائیڈروجن بالکل نہیں ہوتی. اس میں صرف ایس ہے، سلفر ہے. کس میں؟
सल्फाइड में हाँ सिर्फ सल्फर होगी, जी, और ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन होगी, जी यानी हाइड्रोजन नहीं होती, ड्राई चीज है ये। हाइड्रोजन जिस में आ जाती है उसमें फिर वो सल्फेट में गाल बनाती है, क्यों जी? नहीं हुजूर, सल्फेट में SO4 वो तो है ना, जी बस, एच नहीं है। नहीं जी, अच्छा, वो ठीक है। बाई सल्फेट होता है जी, जो जिसमें H आती है जी, बाइसल्फेट्स पे, जी ठीक है। जैसे वो तो बाइकार्बोनेट- सल्फ्यूरस एसिड से बनते हैं, जी बाइसल्फेट्स तो सल्फ्यूरस एसिड से बनेंगे, जी और सल्फेट्स बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, जी, ठीक उसमें एच बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं है जी, जी नहीं, SHO4 ना HO4 ना SO4, SO4 जी, SO4 राइट, क्यों जी? जी हजूर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। H2 है, उस दिन मैं ये पूछ जी, रहा था कि जी। 3 है कि 2 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड क्या है? सिंगल एच है, H2SO3 H2 ही रहेगा, जी, SO3 H2 है उसमें भी जी। और सल्फ्यूरिक में भी, जी सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम का फर्क है, जी सल्फ्यूरस में कम होता है और सल्फ्यूरिक में ज्यादा, जी ठीक है? जी तो वो वैलेंसी के हिसाब से होता है ना जी, कि हाँ वो सल्फेट, तो है, मुझे पता है इनसे, लेकिन जी जी हर जगह अपना अपना ठीक है, देखना पड़ता है उस वैलेंसी वहाँ क्या काम दिखाया है, ठीक है, क्योंकि बाज दफा एक वैलेंसी एक ऐसी जगह के लग जाती है एक और मॉलिक्यूल के साथ कि उसके आगे 2-3 वैलेंसियां खाली होती हैं, तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है ये। अच्छा, इसकी हेपरसल्फ की इलामतें, हेपरसल्फ बहुत मुफीद इन मानों में है कि रोजमर्रा काम आने वाली दवा है, और सिलीशिया के साथ इसका गहरा ताल्लुक है, और सिलीशिया जिन मरीजों में कोई काम करती है और फिर काम छोड़ दे, वहाँ हेपरसल्फ मुफीद होती है, और रोजमर्रा की जो आम इन्फेक्शन है उनमें हेपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ दफा आप सिलीशिया नहीं देना चाहते किसी एहतियात की वजह से, वहाँ हेपरसल्फ दे सकते हैं आसानी से। हेपरसल्फ सिलीशिया के बाद मर्क देने के लिए और मरकरी के बाद सिलीशिया देने के लिए बीच में कुशनिक का काम करती है। अगर आपने मरकरी के बाद सिलीशिया देना हो तो बरह रास्त नहीं देना चाहिए, वो मुफीद नहीं है, बाज़ दफा नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन बीच में हेपरसल्फ की एक डोज डाल दें तो फिर बेफिक्र होकर दे सकते हैं। इसी तरह सिलीशिया से कन्वर्ट करना हो, शिफ्ट करना हो उस पे मरकरी पे, तो हेपरसल्फ बीच में दाखिल कर दें तो उससे फायदा हो जाता है। रोजमर्रा के गले की खराबियों में हेपरसल्फ की निशानी यह है कि इसका बलगम चिपका रहता है और उसको डिसलॉज करना मुश्किल होता है। बाज बलगम फ्री होते हैं, आए निकल गया, पीछे खुश्क खांसी की वजह खारिश होती है असल में, और वो अक्सर बीमारियों में यही मिलता है, लेकिन बाज़ जगह खुश्क खांसी तो नहीं होती है मगर खुश्क से मिलती जुलती छोटा सा बलगम कहीं कुछ थोड़ा सा अटका होता है, उसको डिसलॉज नहीं कर सकते, उसको उखेड़ के फेंक नहीं सकते, और वो खलिश जो पैदा करता है वो हेपरसल्फ के कब्जे में है। और हेपरसल्फ की एक और इलामत यह है कि उसके गले में फांस का एहसास होता है बाज़ दफा, जैसे कोई फांस फंसी हुई है कहीं और आप कोशिश करते हैं उसको निकालने की, वो निकलती नहीं, लेकिन अगर वाकयातन कोई चीज फंसी हो तो वो हेपरसल्फ की बजाय सिलीशिया से निकलती है, और उसमें सिलीशिया लाजवाब दवा है, वो तो और बहुत जल्दी काम करती है और यकीनी काम करती है खुदा के फजल के साथ। कोई चीज कहीं अंदर चली गई हो, फंसी हुई हो, सिलीशिया से काम होगा। अगर इन्फेक्शन वगैरह में सिलीशिया काम नहीं दे रही और बदबू पैदा हो चुकी है, खराबी हो गई है, कुछ आपको और चाहिए, या मरकरी की इलामतें आ गई हैं, तो मरकरी देने से पहले हेपरसल्फ, और अक्सर सूरतों में हेपरसल्फ खुद ही उसका मुतबादिल बन जाता है, वरना फिर उसके बाद मरकरी। इसका मरीज डल नहीं होता बल्कि सेंसिटिव, बल्कि ओवर सेंसिटिव होता है। हेपरसल्फ का जो मिजाज है, सराउंडिंग को भी
اور کمپنی کو ہر چیز کو یہ محسوس کرتا ہے نمایاں. بس ایسا مریض جو زیادہ حساس ہو اس میں ہیپر سلف زیادہ اچھا کام کرے گی. درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا اندر پھانس کا احساس، یہ انگریزی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فش بون. تو فش بون تو ان میں ہی زیادہ پھنستی ہوگی. ہمارے ملک میں تو بہت کم لوگ ہیں بیچارے جن کو فش نصیب بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے یہی علامت اچھی ہے کہ پھانس کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کسی چیز کا وہ پھنس گیا ہے. بعض دفعہ وہ گنا چوستے وقت وہ اس کی بھی چھوٹی سی پھانس گلے میں اٹک جاتی ہے کہیں کہیں اور خراش شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہیپر سلف اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس جیسی ہو، یعنی اگر وہ ہو تو سلیشیا سے نکلے گی. اور ایک علامت ایسی بتاتے ہیں جس کے متعلق ہمارا تو تجربہ نہیں، یہاں شاید ہوتا ہوگا، کہ اپنے ایک دم اٹھتی ہے ایک امپلس کہ اپنے بہترین دوست کو بھی قتل کر دیں. تو کبھی آج تک میرے علم میں تو ایسا کوئی مریض نہیں آیا. پاگل پن کے مریضوں میں ہے، لیکن یہ نارمل مریض کی بات کر رہے ہیں. گلینڈز کی سپوریشن، اس کا سوجنا، اس کا ہارڈ ہونا، اس بہت سی دواؤں میں آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. کلکیریا کی دواؤں میں، کاربن کی دواؤں میں، سب میں گلینڈز کی انڈیوریشن آپ نے نمایاں طور پر پڑھی ہے. اور ہیپر سلف میں بھی گلینڈ کی بہت زیادہ ہے نمایاں سوجنا گلینڈز کا، یعنی حدودیں سوج جانا اور سوج کے وہاں ٹھہر جائیں. اور پھر اگر وہ مستقل ٹھہر جائیں تو ان کا علاج اور ہے. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی دوائیں. لیکن اگر وہ سپوریٹ کرنے لگیں، یعنی ان کے اندر پس فارمیشن شروع ہو جائے، اس صورت میں ہیپر سلف علاج ہے. اور کلکیریا کارب بھی، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ گہرے پھوڑوں کے لیے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کلکیریا کارب بہت اچھی دوا ہے. کیونکہ آپ کے بچے کا ناخن کھانے کی عادت ہٹی کہ نہیں ابھی تک؟ ہیں یہاں موجود؟ جی حضور، اس نے دوبارہ شروع کر دیا. پھر شروع کر دیا؟ آپ نے لیٹرن میل دی اس کو؟ پھر نہیں، رات ہی تو پتا چلا پھر. اچھا، ایک لیٹرن میل میں نے بتائی تھی، وہی اس پہ تجربہ کیا تھا، اس سے فائدہ ہوا تھا اس کو. جی اس وقت اس کو فائدہ ہوا. لیکن اگر اس سے فرق نہ پڑے تو ہیپر سلف بھی اس کی دوا ہے. یہ جو یہاں ناخنوں کے کنارے پر یہ گوشت اکھڑتا ہے تھوڑا سا اور بے چینی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر اگر الٹا ہاتھ لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے شروع ہوتی ہے بچے کی عادت چبانے کی. آہستہ سے اس کو دانتوں سے نوچتا ہے، پھر وہ اس کا چسکا پڑ جاتا ہے، اس جگہ کو بھی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ پھر مستقل شروع ہو جاتا ہے. میں نے بیٹی کو دی تھی، اس نے چھوڑ دیا. جی اس وقت بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن چھوٹے کو اصل میں میرا خیال زیادہ تھی. یہ آپ کی خاندانی مرض ہے؟ میں تو نہیں کھاتی تھی. نہیں، ابھی ابا جان سے پوچھیں گے، ان کو پتا ہے. بعض دفعہ ناخن میں پیٹ پڑ جاتی ہے اور میں نے دیکھے ہیں ایسے مریض ان کے پورے کا پورا ناخن اکھڑ جاتا ہے، پھر نیا اکھڑتا پھر وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. اس کی مستقل شفا کی دوا یہ ہیپر سلف ہے. اور اگر اس میں سیاہی ہو اور خطرناک قسم کی، اس میں اس کی صورت میں نا رنگ گہرے اور اس کے حلیہ بگڑا، ناخن کا ایسا حلیہ بگڑا ہو کہ معلوم ہو کہ کوئی گہری بات ہے، اس میں سورائنم ضروری ہے. پہلے سورائنم دینی چاہیے، پھر دوسری دوائیں دیکھنی چاہیے. اینٹیمونیم کروڈ میں بھی ناخن کے بگاڑ کا ذکر ملتا ہے، مگر
जो नाखून की खराबियां वो अक्सर गहरी बीमारियों की निशानदेही करती हैं। इसलिए मेरा अपना तरीका यही रहा है कि पहले सोराइनम देता हूँ, क्योंकि सोराइनम इसमें बहुत गहरा असर रखती है, फिर ये दवाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं उसके असर के नीचे। वॉट्स की काफ़ी बीमारियां मिलती हैं लोगों में, जगह जगह मोके निकलाते हैं। मोकों के लिए आम तौर पर रूटीन है, क्या देते हैं बताएं जी? थूजा और कॉस्टिकम और मेडोरिनम। बाद मुझे डॉक्टरों ने बताया, होम्योपैथ्स ने, कि वो अकेला थूजा देते रहे हैं तो फायदा नहीं हुआ, मेडोरिनम अकेला दिया है तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन थूजा और मेडोरिनम को मिला के दिया है तो फायदा हुआ है। और मुझे इस पे याद आया कि वहाँ मैं भी जब बखरीदी में इलाज किया करता था तो इन दो दवाओं को मिलाकर देता रहा था, अपनी यूं ही हंच सा था, और कुछ असर ज़रूर दिखाती थी। लेकिन अकेले थूजा से जितनी शोहरत है उतना असर मैंने देखा नहीं। हाँ, अगर बारीक और ज़रा नरम क्रॉप्स हों तो वो थूजा से भी कुछ देर के बाद झड़ के साफ हो जाती हैं, और कॉस्टिकम से भी। और अगर जिद हो, दूसरी दवाओं की इलामतें हों और वो काम ना करें, फिर मेडोरिनम जरूर ट्राई करनी चाहिए। मेडोरिनम शायद कहते हैं इसको, और ये गहरी बीमारी के मवाद से तैयार हुआ नोसोड है। हेपसल्फ में जो इलामत है इसकी वो ये है कि वो क्रैक कर जाते हैं मोके और उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर ये सूरत हो तो हेपसल्फ जरूर देनी चाहिए, लेकिन हेपसल्फ का जो क्रैक है वो सिंगल क्रैक आता है, और अगर उसकी तरह गोभी की तरह खुले खुले हो जाएं और बदशक्ल और काफ़ी क्रैक्स नजर आए, उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी है। नाइट्रिक एसिड मैंने कई मरीजों पर इस्तेमाल करके देखी, अगर उसकी ये इलामतें वाज़ेह हों तो बहुत अच्छा असर दिखाती है। और कई दफ़ा मोकों को देखा है बिल्कुल साफ हो गए हैं। लेकिन जो दूसरा इलाज है घोड़े की दुम के बाल से उसको बांध के कस देते हैं, उससे कुछ देर के बाद वो झड़ जाता है लेकिन फिर उगाता है। वो मुस्तकिल इलाज नहीं, वो अंदरूनी बीमारी दूर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो निकल रहे हैं। बाल बच्चे उनको धोएं साफ करें तब भी वो मैले मैले नजर आते हैं, गंदे से बच्चे दिखाई देते हैं, और उन बेचारों को जो मर्जी कर लो शक्ल उनकी गंदी होती है। ये पता नहीं क्या बात है, होता है, मैंने भी महसूस किया। कहते हैं हेपसल्फ उसका इलाज है। अगर हेपसल्फ दिया जाए तो जिल्द साफ सुथरी हो जाती है और वो चेहरे पे मैल सी दिखाई देती है, वो हट जाती है। नजले में भी अच्छी है, छींकों वगैरह के लिए भी, लेकिन उसकी शर्त वही है कि नाक के अंदर या गले के अंदर कुछ चिमटा हुआ सा मादा मौजूद हो जो हटे नहीं। कभी कभी वो छींकों में तब्दील पैदा हो जाता है, यानी वो खारिश हल्की हल्की छींकें पैदा करती है। इसकी छींकों का ठंड सर्दी से बहुत ताल्लुक है। बाज लोगों को छींकें आती हैं, अगर सर्दी से गर्म कमरे में आए तो छींकें शुरू हो जाती हैं। बालों को गर्म से सर्द में जाएं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। इनकी अलग अलग इलामतें अलग दवाओं की निशानदेही करती हैं। अगर सर्दी से गर्म कमरे में जाएं और छींकें हों तो उसके लिए कौन सी दवा जहन में आती है या आनी चाहिए? याद है किसी को? जी नहीं, ब्राउनिया। ये आपकी बात ठीक है कि सर्द मौसम से गर्म मौसम में दाखिल हो तो ब्राउनिया का ख्याल आता है,
लेकिन ये जो टिपिकल बात है पल्स्टिला में नुमाया बताई जाती है। वैसे हो सकता है ब्राउनिया भी हो, क्योंकि ब्राउनिया सर्दियों से गर्मी में दाखिल होने वाली जो बीमारी तकलीफें हैं उस जमाने में ज्यादा बढ़ती हैं, उनका ब्राउनिया से ताल्लुक है। और गर्मी से सर्दी में दाखिल होने से छींकें आने पर कौन कौन सी चीजें हैं? ये सबडिला है एक, और सिलिशिया पे भी हो सकता है, नेट्रम में भी। लेकिन हैपर सेल्फ में यह है कि अगर सोते में भी एक हाथ भी बाहर आ जाए गर्म बिस्तर से, माहौल ठंडा हो, तो छींकें शुरू हो जाएंगी। यानी जिस्म के किसी उज़्व को सर्दी लगे और बाकी गर्म हो तो उस पर छींकें शुरू होना, यह हैपर सेल्फ की खास अलामत है। कान की बीमारियों में कुछ दवाएं तो मैंने आपको बताई थी ना, 4 बड़ी बड़ी दवाएं, जिनमें अमूमन कान की तकलीफ का इलाज रोजमर्रा के तौर पर हो सकता है। याद है किसी को? हैं? नहीं, कान की तकलीफ, दर्द और उसकी कैमोमिला, पल्स्टिला और भूल गए हैं। नजले की दवाई एक बताई थी आपको। यूफ्रेजिया क्या करती है? यूफ्रेजिया आंखों को सुर्ख करती है और ज्यादा अलामतें उसकी आंखों पे जाती हैं। उससे मिलती जुलती एक दवा है, मैं इनसे पूछ, होम्योपैथ जरा बैठे हुए, इनसे पूछ रहा हूँ, बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं। आपको हिंट दे दिया मैंने, क्या बताया? सुन लिया आपने? तो आपके कान को तकलीफ नहीं है इसका। एलियम सीपा आपको अच्छी तरह बताया था, बार समझाया था खूब, कि अगर नजला हो तो अगर आंखों पर पड़े तो यूफ्रेजिया की पहचान है ये, और अगर आंखों पर असर अंदाज बिल्कुल ना हो, ठीक ठाक रहें, लेकिन कान पर पड़े तो उसका एलियम सीपा इलाज है। लेकिन एलियम सीपा छींकों का भी है। एलियम सीपा की छींकों का क्रॉनिक जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है? एल्यूमिना। एलियम सीपा का मौसम भी बताया था आपको मैंने, भूल गए सारी बातें? सबडिला का मौसम भी बताया था, उसी जमीन में मैंने आपको एलियम सीपा का मौसम भी बताया था। अब तो औरतें भी फेल हो गई। सबडिला का मौसम है बहार का, और ये मैंने आपको बातें बताई थी इस ताल्लुक में कि जिनको वो कटार, स्प्रिंग कटार हो जाती है, या क्या कहते हैं जो छींकों की बीमारी होती है, हे फीवर कहते हैं उसको, और अगर वो बहार में हो तो स्प्रिंग कटार भी कहते हैं। ये जो बहार के मौसम का हे फीवर है, उसमें 2 नुमाया दवाएं कौन कौन सी हैं? एलियम सीपा नहीं, एलियम सीपा नहीं है, सबडिला है, और उसका कॉम्बिनेशन लेकेसिस के साथ है। लेकेसिस अक्सर 1000 में एक ही खुराक काफी हो जाती है। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहां क्रॉनिक उनको था ये है फीवर, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन होता इसी मौसम में ज्यादा था, बाकी साल में भी होता रहता था, लेकिन ये नुमाया था जिससे वो पीक आ जाती है। तो एलियम सीपा 1000 रात को सोने से पहले लेकेसिस, वो उनको जड़ से उखड़ गई बीमारी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। और इसका जो एक्यूट है फौरी तौर पर कार्बोवेज, वो क्या है? कार्बोवेज, सबडिला। कार्बोवेज भी है मेरे रूम में नहीं। इसका एक्यूट
उस किसी और मायने में होगा, मगर छींकों की बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ। हे फीवर पे हे फीवर में जी। सेबाडिला बाहर के हे फीवर में छींकों में अच्छी मुफीद दवा है। अगर ये फेल हो तो और दवाएं भी काम करती हैं, उनमें एक नेट्रोम्योर भी है, और नेट्रोम्योर एंटीडोटल है लेकेसिस को, इसलिए नेट्रोम्योर का लेकेसिस का नेट्रोम्योर एंटीडोट भी है। मगर क्रॉनिक लेकेसिस है इसका हे फीवर का, और ऊंची ताकत में काम करता है। बाज़ दफा मैं छोटी ताकत में देख चुका हूं, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं देता था। 1000 तक तो मैंने देखा फायदा देता है, हो सकता है ऊपर जाएं तो और भी ज्यादा फायदा दे। एलियम सीपा इसी किस्म की इलामतें रखता है, मगर खिजा के मौसम की दवा है। जब मौसम गर्मियों से सर्दियों में जा रहा हो उस वक्त एलियम सीपा काम करती है, और एलियम सीपा का क्रॉनिक है क्या है यार मुबशर? हैं? भूल बुला गया बिल्कुल। एल्यूमिना बता दिया। एल्यूमिना अभी बताया था। एल्यूमिना 200 या 1000। याद रखिए इन बातों को अच्छी तरह। जब कोई मरीज आ जाए तो खुशी समझ आती है उस वक्त। एक ही जैसी बीमारियां सारे बताते हैं, उस वक्त छानबीन करना कि कौन सी दवाएं, बेशुमार दवाओं में ये सब चीजें पाई जाती हैं। इसलिए जब तक दवाओं को आप बार बार ज़हन नशीन करके उनके अलग अलग कोने मुकर्रर न कर लें, उनको स्टैक न कर लें, मरीज को देखकर सही दवाई दिमाग में नहीं आ सकेगी, फिर अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा रुझान हो गया होम्योपैथ में छठे का, 4-5 दवाओं का। वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह जब ये बड़ी बड़ी दवाएं ख़त्म कर लूँगा, फिर आपको वो नज़ला, खांसी, दमा, पेचिश, पेट दर्द, इन नामों के ऊपर दोबारा दूंगा लेक्चर्स कि एक मरीज आता है पेट दर्द है, उसको कैसे ट्रीट करना है। एक मरीज आता है कि पेचिश हो गई है, असहार लग गए हैं, उस वक्त अफरा तफरी में कैसे पता लगेगा। अगर आप रेपर्टरी भी देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 40-50 दवाएं मिलेंगी, उनमें से हर एक को अलग उलटना पलटना और फिर मरीज से गुफ्तगू शनीद करना ये मुमकिन नहीं होता। ऐसे मौके पर मैंने कुछ दवाएं बनाई हुई हैं, वही छठे वाली, इसलिए कि वो मजबूरी है। मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं था। वक्फ जदीद में बाज़ दफ़ा वाक़तन एक दिन में 100 मरीज आ जाते थे, और हमने एक दफ़ा मुआवजा किया तो अस्पताल से ज़्यादा मरीज वक्फ जदीद में आते थे। तो उनको अब डिस्पोज करना होता था, नामुमकिन था कि मैं वही काम करता, मेरे काम दूसरे ज़्यादा थे। तो फिर वहाँ मैंने छोटे छोटे नुस्खे बनाए, और नुस्खे बदलते रहते हैं। इसलिए मैं आपको जो समझाऊंगा, नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि उसकी बजाय नुस्खा बनाने का तरीक़ा और कौन सा नुस्खा किस मौके पर काम आएगा, और अगर ये ना हो तो मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है, फिर मुतबादिल क्या है। और वो हंगामी दवाएं अगर आप साथ रखें, पास रखें, तो रोज़मर्रा रात की बच्चों की तकलीफ़ें, हंगामी मुश्किलात, उनमें कभी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, किसी खर्च की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। और सारी दुनिया में अगर ये शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बड़ा सुकून मिलता है। चंद दिन पहले हमारी बेटी तूबा को रात 4 बजे दरवाजा खटका मेरा कि मुझे पेट दर्द बड़ी सख्त शुरू हो गई है। तो मैंने उसको तीन दवाएं मिला के दी, मैं कुछ आराम करो यहाँ, और 15 मिनट के बाद एक खुराक, 10 मिनट के बाद एक खुराक और दी उसी की। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, हंसती उठ खड़ी कि बिल्कुल नाम निशान भी नहीं रहा, जाके आराम से सो गई। अब आधी रात को डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस आए, वो अस्पताल लेके जाए, वहाँ पता नहीं क्या टेस्ट हों, बस को पहन दें और पता नहीं क्या क्या करें, इतनी मुसीबत है। तो इसलिए ये जो होम्योपैथ के ऊपर अबूर इस हद तक कि रोजमर्रा की दवाओं, बीमारियों में आप खुद एतमाद भी हो जाएं, पता हो कि कोई ऐसी बात नहीं। और जहां तक एंटीबायोटिक्स का ताल्लुक है,
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سوائے آغاز کے کہ کسی قسم کا کوئی مریض ہو اس کو اینٹی بایوٹکس کی غرض سے ڈاکٹر کی سپورٹ کرنا پڑے. اب وہ نظام میں شفا جو اینٹی بایوٹک سے آپ کو وہ آزاد کر دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کے جو بد اثرات ہیں سب اینٹی بایوٹکس بنانے والے بھی اور استعمال کرنے والے بھی بتاتے ہیں، جانتے ہیں. اور بہت سی بیماریاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس کے بڑے ہوئے استعمال کی وجہ سے. بہت سے نئے جراثیم کی قسمیں جو اب قابو کرنی مشکل ہو گئی ہیں اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بڑھ گئی، پیدا ہو گئی ہیں. جیسے بعض شکاری اچھا نشانہ نہ رکھتے ہوں تو جانور کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ عام بیچارہ گائے بھینس جیسا جانور ہو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو تو وہ پھر انتقام لیتا ہے اور مستقل انسان کا ویری بن جاتا ہے. اسی طرح بعض بیماریاں ہیں، یا تو نشانہ ماریں تو ٹھیک ماریں، اگر زخمی کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ بیماریاں بھی واقعتاً انتقام لے رہی ہوتی ہیں اور نئی نئی خوفناک شکلیں اس کی اینٹی بایوٹکس کو توڑنے والی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایوالو ہونے لگ جاتی ہیں. اب وائرس جو ہے وہ ایوولوشن میں سب سے تیز ہے. جتنی تیزی سے وائرس ایوالو ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایوالو نہیں ہوتی، اس شکل سے اس شکل میں، اس شکل سے اس شکل میں. اسی لیے وائرس کا اینٹیڈوٹ ان کو نہیں ملتا. لیکن وائرل بیماریوں کے جو مواد ہیں ان سے جو نوزوڈز ہومیوپیتھی میں بنائے ہیں وہ اس لیے کم و بیش کام کر جاتے ہیں، اکثر کام کرتے ہیں کہ وائرس اپنی جان بچانے کے لیے اپنی شکل تو بدلتا ہے لیکن ٹاکسن وہی بناتا ہے. وہ زہر جو جسم کو توڑتا ہے، بلڈ پریشر کو گراتا ہے، مسلز کی جان کھا جاتا ہے، وہ وائرس جو فلو پیدا کرتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ وائرس شکلیں بدلے گا، اس لیے وہ ہر دفعہ اسی اینٹی بایوٹک کے قابو نہیں آئے گا جس کے پہلے آ چکا تھا. مثلا پینسلین دی ہے آپ نے تو اس کے بعد کچھ وائرس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل بدلی اور ایسی نسل پیدا کر دی جو پینسلین کے قابو نہیں آئے گی. پھر ایریتھرومائسین یا جو مرضی آپ مائسین کا نام رکھیں وہ نئی دوائیں دینی پڑیں گی. جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا وائرس بھی ایوالو ہو کے آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن وہ جو ٹاکسنز بناتے ہیں ان میں بہت تھوڑا فرق ہے، تقریباً وہی ہے. تو ہومیوپیتھی میں جب وہ ٹاکسن دیتے ہیں تو جسم اس ٹاکسن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وائرس کو بالکل بیمانی کر دیتا ہے، رینڈر ہیلپ لیس اس کو کہتے ہیں نا، بالکل وہ بے طاقت کرتا ہے لیکن مار بھی دیتا ہے. یہ کس طرح مارتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن مقابلہ کرتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ وائرس والی بیماریاں بعض سائیکلز رکھتی ہیں، مثلا 7 دن کا، 5 دن کا، ان کا اپنا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے، اپنا حملہ، اور پھر اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جانے کا کوئی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تو اکثر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں. ہومیوپیتھک میں وہ پورا سرکل نہیں چلتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ٹاکسن کا علاج نہیں ہوا بلکہ وائرس کو بھی ختم کیا گیا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اچھا، اب وہ یاد رکھیں گے. اب آپ کو بس بہار اور خزاں کے فرق ہیں، اور ایلومینا کا بھی یاد. ایلومینا بڑی اچھی دوا ہے، اس کو بھی نہ بھولنا. ان چیزوں میں متفرق. ایلومینا زیادہ گہری اور دیر پا اثر والی چیز ہے جو ایلومینم کا بیس ہے. اس پہلو سے بھی آپ کو کمبینیشن یاد رکھنے چاہیے کہ ایک میٹل ہے آرسنک، مثلا آرسنک کا کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پھر آرسنک بیس میں جو مختلف 7 کیمیکل کمبینیشن بنتے ہیں ان کے فرق کس چیز سے کیا بنتا ہے یہ ذہن نشین میں زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک دوائی کے فرق چیز کو رٹیں. بنیادی طور پر دوائیں اور ان کے ملنے سے دوسری دواؤں کے ساتھ جو عقلاً تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں.
अगर आप इस नुक्ता निगाह से गौर करें, आर्सेनिक आयोडाइड पर गौर करें, आर्सेनिक सल्फेट पर गौर करें, आर्सेनिक ब्रोमाइड पर गौर करें, वगैरह वगैरह, तो आपको तीनों में कुछ कुछ फर्क नजर आएंगे। फिर वो जिससे कम्बिनेशन हुआ है, ब्रोमाइड है, सल्फर है और इस किस्म के जो कम्बिनेशन बने हैं, उनके असल पर गौर करें। फिर आपको पता चलेगा कि इनके कम्बिनेशन के नतीजे में क्या नए रुझानात पैदा होते हैं। तो इस तरीक पे बजाय रेपर्टरी के जरिए मरीज की तशखीस करके उसकी दवा तक पहुंचने के, आप अपने जहन में अपनी जहनी लॉजिक के जरिए करीब पहुंच सकते हैं और अक्सर वो फायदेमंद होता है। बाज़ दफ़ा आप इलाज इस तरीके पे करते हैं और बाद में देखते हैं किताब में उसका जिक्र ही नहीं होता। बहुत सारे मैं ऐसे इलाज इसी तरह किए हैं लेकिन किताब में वो नहीं है, रूटीन की होम्योपैथ के पास नहीं है। चुनांचे एक दो दफ़ा मैंने तजर्बतन बाद ऐसे अच्छे होशियार अहमदी होम्योपैथ से उन बीमारियों के मुतालिक उनके तजर्बे के मुताबिक पूछा, उन्होंने मुझे किताबों की दवाएं बताई, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, इससे फ़ायदा होता है। जो मैं इस्तेमाल करता रहा उसके मुकाबले पर उनको किया तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, बहुत मुकाबलतन मामूली साबित हुई, क्योंकि वो रूटीनिस्ट की दवाएं हैं। वो दवाओं के मिजाज को समझकर और फिर अपने तजर्बे में लाकर नई दवाएं ढूंढना, नए इलाज ढूंढना, ये इस तरीके पर उन्होंने नहीं सीखा। बल्कि शौक होता है कि कोई काशीराम को पढ़ के उसके चुटकुले सीख ले, कोई अबू हुसैन को पढ़ के चुटकुले सीख ले, कोई लीडर्स होम्योपैथ के देख ले, नैश के वगैरह, ड्यूईज को पढ़ ले। इसका आमतौर पर लोगों को शौक है। वो मुफीद है ज़रूर शुरू में, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उनके बगैर शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। शुरू में कुछ ना कुछ टोटके चुटकुले ये ज़रूरत के लिए काम आते हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होम्योपैथिक के मिजाज, दवाओं का मिजाज आपके अंदर जज्ब होकर आपके अपने मिजाज का हिस्सा बन जाती है। उनकी पहचान, वो मिजाज नहीं बनता लेकिन उनकी पहचान आपके मिजाज में दाखिल हो जाती है। इस तरीके पर अहमदी होम्योपैथ को तैयार होना चाहिए ताकि दुनिया में एक इनकलाबी तरीके शफा होम्योपैथी से निकाल के पेश करें और अपने इस्तेमाल की तजर्बे किया करें घरों में। अब वक्त आ गया, अब तो कई लोग मुझे लिख भी रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तजर्बे करने लगे हैं और इजादें भी करने लग गए हैं। एक मरीज मेरे पास आया करता था जो सर दर्द का क्रॉनिक, और यहाँ के चोटी के अस्पतालों में दाखिल होने के बावजूद उसकी सर दर्द ठीक नहीं हो रही थी। उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने वीजा की एक्सटेंशन ही इसलिए दी सिर्फ कि ऐसी बीमारी में फंसा हुआ है जिसका उसके मुल्क में इलाज कोई नहीं। बहुत इलाज के बाद फिर मैंने एक दफा उसको वो कम्बिनेशन दिया जो पाकिस्तान में मैं लू लगने पर दिया करता था और अमूमन बहुत मुफीद है। यहाँ से लोग जो गर्मियों में जाएं वहाँ, उनको ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। बाहर निकलने से पहले अगर इंसान एक खुराक उसकी खा ले तो खुदा के फजल से उसमें लू नहीं लगेगी। एक है ग्लोनाइन, दूसरा है नेट्रम्योर और तीसरा है जेलसीमियम या आर्सेनिक, कभी कभी मैं बदल के देता रहा हूं। और जो सरदर्द हो जाती है गर्मी वगैरह के असर से और लंबी ठहर जाए, उसमें वो कहते हैं कि नेट्रम कार्ब को काम करती है, मुझे मेरे इल्म में नहीं करती खास कोई। क्रॉनिक नज़ला अगर बन जाए उसमें काम करती है वो, लेकिन ये दवा काम करती है अलग फजल से। ये जो कम्बिनेशन है ये मैंने उस पर इस्तेमाल किया और बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि वो पहली दफ़ा उसने आके मुझे कहा कि मुझे अब महसूस होता है मैं ठीक हूँ। लेकिन ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चला, 6 महीने या साल तक वो ठीक रहा और उसके बाद फिर दोबारा हो गई। अब वो मिलता है मुझे आके कभी, लेकिन अब मैंने कुछ दखल देना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि दोबारा उस वक्त हुई थी
जब उसको इमिग्रेशन वाले की तरफ से नोटिस आ गया था कि छोड़ दो मुल्क, इसलिए अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इमिग्रेशन की सरदर्द है या वो दूसरी सरदर्द है। सरदर्द को हम कभी मोनस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मुज़क्कर भी, असल सही इस्तेमाल मुज़क्कर है। सरदर्द हुआ आमतौर पर हुई कहते हैं, उर्फ़ आम है, कभी ये भी बन जाएगा अब सही। खैर मैं अब बता रहा हूँ, एक मरीज़ा ने मुझे, एक बाहर की जो होम्योपैथ बनी हुई है, उसने बताया कि मुझे आर्मी का एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हुआ है। उसके बच्चे को क्रॉनिक सरदर्द थी जो किसी जगह से ठीक नहीं होती थी। अब मुझे याद नहीं, इंग्लिस्तान से मुझे खत आया था या जर्मनी से, यहाँ यहीं आप ठीक है, ये बैठे हुए इनकी बेगम साहिबा का खत था। गुल कुछ था नाम उनका, क्या नाम है? गुल खालिद, दैट्स राइट। गुल मुझे याद है, खालिद ये खुद हैं इसलिए गुल खालिद ये होगा। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को यहाँ अस्पतालों में सब जगह फिराया, कहीं कुछ को फायदा नहीं होता था। तो इस जो उनकी सर दर्द थी उसकी गुफ्तगू में डॉक्टर ने बताया कि बाज़ दफ़ा खून गाढ़ा हो जाए तो उसके नतीजे में भी इस किस्म की सर दर्द हो जाती है। यही बात हुई थी ना। और मेरे लेक्चर में उन्होंने सुना था कि आर्निका खून गाढ़ा करने का इलाज है, तो उन्होंने कहा जब और कुछ नहीं तो शायद आर्निका से ठीक हो जाए। आर्निका दी तो ठीक हो गई, लेकिन आर्निका में एक और इलामत भी पाई जाती है कि अगर खून गाढ़ा हो आर्निका की वजह से तो आंखों के सामने बाज़ दफ़ा धुंधला और लहराया हुआ समंजर दिखाई देता है। उस बच्ची को ये भी तकलीफ थी और ठीक हुई, अभी उसके बाद तो दोबारा नहीं ना हुई फिर। अब देख लो माशाल्लाह। तो जो होम्योपैथ की जो नई जनरेशन बन रही है वो रोशन दिमाग है, खुदा के फजल से अपने तजर्बे करके मुझे भी फायदा पहुंचा रही है। तो अब मैंने सोचा था कि वो आ जाए, इमिग्रेशन और नो इमिग्रेशन आर्मी का उसको जरूर देना है। हम आए काबू तो उसको देना आर्मी का, पता लग जाएगा। हाँ अच्छा जी, और अभी काफी पढ़ना भी जल्दी करते हैं, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। ये फायदा भी देती हैं, दिलचस्प हैं, लेकिन दवाइयाँ कवर नहीं होती जल्दी। और पिछली दफा जो हमने मजलिस लगाई थी उस पर कई डॉक्टरों का भी मुझे फोन कॉन्टेक्ट के खत लिखे कि ये हमारे लिए भी बहुत मुफीद थी ये मजलिस। वो याद है जिसमें मैंने कैंसर की फिलॉसफी उसको बताया था। और एक डॉक्टर ने मुझे भिजवाया है, एक बहुत चोटी की ऑन्कोलॉजिस्ट की किताब के इक़्तिबासात भिजवाए हैं, और मैं पढ़ के हैरान रह गया। वही बातें उसने कही हुई हैं जो मैं आपके सामने बतौर नजरिए के पेश कर रहा था। और वो भी यही कह रहा है कि मेरा ये 100% साबित शुदा हकीकत के तौर पर नहीं, मगर मेरे तजुर्बे में जो बातें आई हैं वो इस नजरिए को तक़वियत दे रही हैं। और बड़े उसने उम्दगी के साथ वही बातें उसी फिलॉसफी के साथ बयान की हैं। तो अगरचे ये एक लिहाज से वक्त ज़ाया होता है, हमारा दवाओं में सफ़र आहिस्ता हो जाता है, लेकिन एक तो दुआई हो जाती है आप लोगों की, दूसरे अमूमी फ़ायदे की चीज़ें हैं, दिलचस्पी की बातें हैं। आँखों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आँखों का इलाज जो मुस्तकिल गहरी बीमारियां, मसलन किसी को मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उस बीमारी को जो चिट्टा पड़ जाता है, सफेदी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं आंखें, हैं क्या कहते हैं उसको? फोला। हाँ, फोला जो टाइप की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो मेरे ख्याल ऑपरेशन भी नहीं होता उनका शायद, क्यों जी? अगर ये रहे कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं सर, ये जो केराटोकोनस वगैरह अगर ये हो जाए सामने जो, हाँ, तो उसका फिर वो काट के ऊपर अगर हो जी एक छिलका सा जी आ जाए, लेकिन बाज दफा होता है कि अंदर ओपेक हो जाती है वो, और उसके अंदर गहरी सफेदी जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो लगता है कि सारी ओपेक हो गई है, जैसे दूध जम गया हो अंदर। ठीक, वो उसका नहीं, नहीं ना कोई इलाज होम्योपैथिक में भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो चीज़ जमी है अगर वो
जिस्म में तब्दीलियां हो तो आहिस्ता उसको रीएब्सॉर्ब भी कर सकता है उसको वापस। लेकिन कैटरेक्ट आम है, कैटरेक्ट में तो बाज़ दफ़ा बहुत एडवांस केसेस में भी अल्लाह के फजल से फौरी शफा हुई है, जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। और मगर उसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि अगर कैटरेक्ट पक गया हो या करीब हो पकने के ज़्यादा करीब हुई हो, तब भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक इलाज उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तकलीफ के दिन को लंबे कर देता है। यानी बीमारी वहीं खड़ी हो जाएगी, ना पकेगी, ना ऑपरेशन के लायक होगी, ना ठीक होगी। लेकिन वो अभी लिक्विड हालत में जो हैं, जितने भी अभी सफ़ेदी ज़ाहिर हो रही है, किनारों पर आ रही है, मगर अभी कब्जा नहीं हुआ है, जमी नहीं, उसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही मुफीद है। बल्कि बड़ी उम्र में भी, बड़े 90 साल की उम्र के मरीज को मैंने देखा है, ऊंची ताकत में अगर आप उनको जिंकम सल्फ दें, सीएम में मैं देता हूं अक्सर, उसके बाद बाद दूसरी दवाएं काम आती हैं, किलकेरिया फ्लोर वगैरह, और बाद सिलिशिया भी देनी पड़ती है, किलकेरिया कार्ब भी देनी पड़ती है। मगर बुनियादी तौर पर जो बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मेन स्टे कहते हैं जिसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार है, सुतून, वो जिंकम सल्फ है आंख के लिए। तो सल्फर को आंख से एक ताल्लुक है, जिस तरह जिंकम सल्फ को गहरी बीमारियों से और इसकी कैटरेक्ट टाइप की बीमारियों से ताल्लुक है, उसी तरह हाइपर सल्फ को आंख की रोजमर्रा की बीमारियों से ताल्लुक है। और अक्सर जो मरीज आते हैं ना आंख के, उनमें बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन सी क्या चीज दी जाए। अगर वो नजलाती असर हो और साफ नजर आता हो कि उसकी सुर्खी हुई है, आंख पे नजला गिरा है, तो उस सूरत में क्या दवाई बताई थी मैंने आपको, यूफ्रीजिया। अगर मुस्तकिल हो सुर्खी और वो आंख का हिस्सा बन जाए और उसमें कुछ वायलेंस भी नजर आए और खतरा हो कि आंख गल जाएगी, उस पर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ? नहीं बताएं? इस्कुलस, मैंने आपको ये बताया था कि बाद लोग आंख की बवासीर कहते हैं, ऐसी बीमारी, याद आ गया? हाँ, तो अब याद रखा करें। मैं मुझे वापस जाना पड़ेगा कई दफा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी में तो उसको अच्छी एक मिसाल है, लेकिन है बेहुदा से लफ्ज कि अग्गा दौड़ थे पीछा चौड़, आगे दौड़ी जाओ पीछे का पता कोई जो मर्जी। इस तरह ना करें, अपने नोट्स देखें, अपने आप को वक्तन फवक्तन चैलेंज किया करें कि ये दवाई क्या है, तो फिर अगर जहन ना जाए तो नोटों को तलाश करके उसमें से वहां तक पहुंचे। क्योंकि ये चीजें वो हैं, अगर वो अजबर हों, जहन में फौरन आए, तो आपका वक्त बहुत बचता है फिर, और मरीज आते ही चंद चीजें देखनी पड़ती हैं। हाइपर सल्फ रोजमर्रा की आंख की खराबी, पानी ज्यादा आना, गलना, तकलीफ, चिपक जाती हैं आंखें, रोजमर्रा की बीमारी जो है आंख की, उसमें हाइपर सल्फ इतनी अच्छी दवा है कि अगर रूटीनिस्ट के तौर पर आप हाइपर सल्फ से ही शुरू करें तो कोई मुजाखा नहीं है। ये आंख की रोजमर्रा की, जिसको आंखें दुखना कहते हैं, उसमें बहुत मुफीद है। वो कैंट तो कहता है कि ये जो हाइपर सल्फ है, इट्स हार्ड ऑन ऑक्यूलिस्ट, जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत बुरी दवा है। मुराद ये है कि उनके मरीज छीन लेती है। तो और कैंट जो राय जाहिर करता है बड़ी वजनी होती है, इसलिए आंखों की बीमारियों में हाइपर सल्फ को न भूलें। और ये रोजमर्रा की खांसी उठती है ना जो इस किस्म की, इसमें बेलाडोना, आर्सेनिक, और तीसरी क्या दवा है, हाइपर सल्फ या एपिकॉक। अगर वो साथ चिमटने वाला भी हो और खारिश भी हो तो उसके लिए मैं हाइपर सल्फ जमा कर देता हूँ इसमें तीसरी दवा के तौर पर, वरना हाइपर सल्फ की वजह क्या है, एपिकॉक।
एपिकॉक और हेपरसल्फ में तमीज करने के लिए क्या आपको चीज मुमिद साबित होगी? बेलाडोना और आर्सेनिक तो बहुत जरूरी है, ये इकट्ठा हो तो बहुत आराम पैदा कर देता है गले में। एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है। क्या? एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है और इसमें सिर्फ एपिकॉक की निस्बतन खुली होती है, कट करके निकल भी आराम से जाती है। हेपरसल्फ की चिपकी रहती है। अगर कोई मरीज आए और वो खुश्क सा गला दिखाई दे उसको, लेकिन वो कहे कि मुझे कुछ फंसा हुआ लगता है, तो उसको एपिकॉक की बजाय हेपरसल्फ देनी चाहिए। एक ऐसा मरीज जिसको करीबन 10-12 महीने से ऐसी खांसी थी और काफी परेशान हो गए थे डॉक्टर, वो इधर मेरे पास आए यहाँ और उन्होंने कहा कि ये जो है ये नहीं मुझे छोड़ रही। तो उनको मैंने यही नुस्खा दिया था, लेकिन उनको हेपरसल्फ की बजाय, हेपरसल्फ के अलावा ड्रोसरा मैंने साथ दी थी कि रोजाना एक खुराक ड्रोसरा की खाएं और ये रोजाना 3 दफा खाएं। 3 दिन से पहले पहले खांसी ठीक हो गई और मुस्तकिल अब ठीक है, उसके बाद फिर नहीं हुई। तो अगर सही इलाज खांसी का हो तो ठीक हो सकती है जी। दूसरा के भी ये सिम्टम है, चिपकने वाली खांसी? नहीं, ड्रोसरा स्पेज़म की दवा है। ड्रोसरा काली खांसी की चोटी की दवा है, क्योंकि ड्रोसरा तशन्नुज पैदा करती है। बस अगर इरिटेशन भी है, खुश्की है, वहां हल्की सी सोजिश हो चुकी है, तो वक्त के बढ़ने के साथ साथ स्पेज़म भी शुरू हो जाता है और वो स्पेज़म जो है वो ड्रोसरा के ज्यादा कब्जे में है। इसलिए अगर आप 7 ड्रोसरा भी दे दें तो वो मुफीद होती है। हेपरसल्फ भी स्पेज़मेटिक दवाओं में बहुत चोटी की दवा है और किलकेरिया सल्फ भी इसी स्पेज़म में हेपरसल्फ के बराबर दर्जा रखती है। अभी आपको किलकेरिया सल्फ पढ़ाई थी ना, तो दोनों का नुस्खा भी मिलता जुलता ही है, फार्मूला भी। तो इनका ताल्लुक ये गले के अंदर स्पेज़मेटिक कंडीशन से है। स्पेज़म का मतलब है तशन्नुज, यूं करके एकदम, जिसको पंजाबी में कहते हैं जाफा पड़ गया, वो स्पेज़म है असल में। यूं बाज़ दफ़ा पेशाब में निकालने की ताकत नहीं रहती मरीज में और वो दरअसल एक छोटा सा फालिश सा हो जाता है उन उज़लात का, जिनसे पेशाब को इंसान धकेलता है तभी तौर पर। उनमें अगर तो बिल्कुल रुक जाए तो कॉस्टिकम अच्छी दवा है। अगर कमजोर हो और फीबल हो जाए तो बाज़ दफ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी होता है, लेकिन अगर इसकी अलामतें ना हो, अचानक किसी बीमारी की वजह से, नज़ले की वजह से हो जाए, तो उसमें हेपरसल्फ अच्छी दवा है। यानी वो नालियां जिनमें पेशाब हरकत करता है, उन नालियों के वक्ती फालिज की दवा जो मुकम्मल ना हो बल्कि दरमियाना हो, थोड़ा हो, हेपरसल्फ है। गालिबन इसलिए कि ये फ्लू का हमला बाज़ दफ़ा यूरिथ्रा पे, अज़ा पर, किडनीज पर भी हो जाता है और उससे एक किस्म की कमजोरी पैदा हो जाती है। मेरा ख्याल है कि वो वजह होगी। और वो जो चिपकने वाला नज़ला है वो अगर आके बैठ जाए तो फिर ये लंबी स्टेट पैदा हो जाती है। यानी आमतौर पर तो ऐसे नज़लाती कैफियत जो है वो चंद दिन में ठीक हो जाती है। बार बार पेशाब आता है, तहरीक होती है, साफ पता चल जाता है कि इरिटेशन है, वो ठीक हुई तो बात खत्म हो गई। हेपरसल्फ में क्योंकि वो चिपकने वाला बलगम बाकी रह जाता है, इसलिए ये नज़ला अगर नीचे गिरे तो ये अलामतें पैदा करता है जो मैंने बताई हैं। पेशाब में प्रीसिस की कैफियत पैदा हो जाती है। और इसी तरह औरतों के लिकोरिया में भी क्रोनिसिटी आ जाती है लंबा, और इसी किस्म का मिजाज जो इसका नज़ले में हर जगह है उसमें भी यही असर दिखाता है।
और बाज़ दफ़ा बदबू बहुत सख्त होती है, बाज़ लोगों के नाक से भी बदबू आती रहती है, उसको अजीना कहते हैं, ऐसा नज़ला जो मुस्तकिल और बदबूदार हो जाए। उसमें ये दवा भी काम करती है हेपासल, लेकिन लिकोरिया में अगर बदबू ज़्यादा हो तो काली फॉस को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत चोटी की दवा है। 6x में आमतौर पर देते हैं, लेकिन अगर इस किस्म के बीमारी में 1000 में कालीफॉस की एक डोज दी जाए तो गैर मामूली असर और बड़ी जल्दी असर दिखाती है। क्योंकि वक्त हो गया, आपकी उंगली उठ गई है, हो गया। अच्छा जी, ऐसे बाकी बात कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।